नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके कड़ में ईश्वर और हर वनस्पति में औषधि है। यही वजह है कि आयुष और वेलनेस क्षेत्र में उत्तराखंड निवेश के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन का हब बन गया है। इसीलिए कई कंपनियों ने आयुष वेलनेस में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए दिलचस्पी भी दिखाई है। यानी कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन के साथ ही आरंभ है विश्व के लिए आयुष द्वार का। समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। समिट में 5,800 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। उत्तराखंड में आयुष और वेलनेस के लिए देश दुनिया के निवेशक उत्तराखंड पहुंचे और इससे आयुष वेलनेस में निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जानकारी जो मिल रही है उस हिसाब से आपको बता दें कि उद्योगपतियों ने आयुष विभाग और वेलनेस सेंटर पर रुचि दिखाई है। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया है कि अब उत्तराखंड आयुष प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तराखंड बनेगा आयुष और वेलनेस का हब। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 5,800 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। कई कंपनियों ने धरातल पर काम शुरू कर दिया है। निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उद्योगपतियों ने आयुष और वेलनेस सेंटर पर दिलचस्पी दिखाई है। निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस, समर्पण और बलिदान को याद करने का ऐतिहासिक दिन है।
भारतीय सैनिकों के साहस के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्परता के साथ अपना योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। यहाँ सदैव देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रही है। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों की ओर से किए गए सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में लगातार निवेश हो रहा है और उत्तराखंड आयुष प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर नजर आता है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार भी बेहद दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट में दिखा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, चर्चा का रुख करते हैं। संजीव वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजीव जी, आयुष नीति में परिवर्तन कर दिया, MOU भी साइन हो गए, लेकिन कार्यक्रम आगे बढ़ेगा कैसे? जनता की बेहद दिलचस्पी है ये जानने में, प्लीज उनको ब्रीफ कीजिए। पूजा जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजनरी व्यक्तित्व है, उस पर तमाम जितने भी निवेशक, चाहे देश से विदेश से जितने भी आए, उन सभी ने एक विश्वास व्यक्त किया और 5,800 करोड़ रुपए का जो आयुष क्षेत्र में निवेश आया, जिसमें आप ये देखिएगा कि उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र होने के चलते यहाँ तमाम दुर्लभ जड़ी बूटियां और मैं सोचता हूँ 100 जितनी जड़ी बूटियां होती हैं, वो सभी जड़ी बूटियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और ऐसे में जड़ी बूटियां यहाँ उपलब्ध हो सकती हैं, यानी कि कच्चे माल की पूरी तरह से उपलब्धता उत्तराखंड में है। और तमाम जितने भी हमारे आयुर्वेद से जुड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनमें हम यदि पतंजलि की बात करें, डाबर की बात करें, लेकिन सर संजीव जी, पतंजलि तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी तरीके से देखिए, आपने, जब मैं आयुष नीति को पढ़ रही थी तो आयुष नीति में गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि 5 पिलर्स पर काम करेंगे: कृषि, आयुष विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, वेलनेस और शिक्षा, साथ में अनुसंधान को भी शामिल किया गया है। 5 साल का आपने टारगेट लिया है, किस बिहाव पर लिया है और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा? गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली क्या होगा, वो आप दर्शकों को बताइए प्लीज। पूजा जी, देखें, एक हॉर्टिकल्चर यानी कि जड़ी बूटियों का जो स्वतः बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में स्वतः उगती हैं, जैसे कीड़ा जड़ी, वो केवल और केवल उत्तराखंड में होती है। और इसी प्रकार से कई ऐसे पौधे हैं जो स्वतः उगते हैं। आवश्यकता होती है उनको ढूंढना और उनका संग्रह करना। साथ ही बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे अश्वगंधा है, हल्दी है, अदरक है और शहद का उत्पादन है और भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां जिनको
जिनका पौधारोपण किया जा सकता है, यानी एक कृषि क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर और जैविक खेती के रूप में हम लोग एक जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में इन इन वहाँ के जो पर्यावरण के अनुसार जो जड़ी बूटी जिस टेम्परेचर में हो सकती है, तो उस टेम्परेचर में उस तरह के उत्पादों को लगाया जाए। उसके बाद उनका कलेक्शन करके जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें भेजा जाए और उसके बाद उनको परिष्कृत रूप में जो तमाम दवाइयाँ बनती हैं, दवाई बना के और दवाई बनाकर उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, अन्य राज्यों को भी भेजा ठीक जाता है है। संजीव जी, आपको यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। डॉक्टर पंकज कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सचिव हैं आयुष विभाग के। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आचार्य चरक की पैड़ी का भी जिक्र, पैड़ी गढ़वाल का भी जिक्र होता है लगातार, वहां पर अनुसंधान केंद्र डेवलप करने की बात चल रही है, औषधि नीति में परिवर्तन किया गया है। किस तरह के ये परिवर्तन है? मेरे ख्याल से सचिव हैं आप, तो आप बहुत बेहतरी से समझा पाएंगे दर्शकों को। और क्या अपर हैंड होने वाला है उत्तराखंड का आयुष के क्षेत्र में आगामी दिनों में? देखिए, हम लोगों ने नई आयुष पॉलिसी लॉन्च करी है 2023 जी। की, कैबिनेट से अप्रूव करा के। जी। उसमें हमने आयुष के क्षेत्र में विभिन्न इंसेंटिव अनाउंस किए हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आते हैं, तो जो MSME पॉलिसी के अंदर जो इनको बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर हम टॉप अप दे रहे हैं 5% का अतिरिक्त रूप से। जो वेलनेस के सेंटर्स आ रहे हैं, जो आयुष से रिलेटेड अगर वेलनेस का कोई काम करते हैं, तो टूरिज्म पॉलिसी में जो हमारा अनाउंस्ड है 25% से 40% का सब्सिडी, उसके ऊपर भी हम 5% एडिशनल दे रहे हैं आयुष के फील्ड में। इसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनको अगर आप NABH एक्रेडिटेशन लेते हैं, तो उसमें जो NABH एक्रेडिटेशन लेने की जो फीस होती है वो हम रिवर्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, कॉलेज वगैरह जो है हमारे, उसमें NAC एक्रेडिटेशन जो भारत सरकार का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, उसको लेने के लिए जो लेते हैं ABC कैटेगरी उसमें होती है, तो उसमें तीनों कैटेगरी में हमने इंसेंटिव रखा है कि अगर कोई NAC एक्रेडिटेशन लेता है तो उसको हम लोग 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट की किसी भी पॉलिसी में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इंडिया के ऐसे अकेले स्टेट हैं जो आयुष के क्षेत्र में निवेश करने पे, आयुष के क्षेत्र में काम करने के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे 5 पिलर्स का भी जिक्र हो रहा है लगातार। 5 पिलर्स, प्लीज उसे भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी। 5 पिलर का मतलब ये है हम लोगों ने कि आयुष में अलग अलग सेक्टर्स या पिलर्स जैसे आप कह रहे हैं, तो वो हमने रखा है। जैसे कल्टीवेशन ऑफ हर्ब्स, जो हमारे जड़ी बूटियां यूज होती हैं, उनके कल्टीवेशन का हमने उस पर ध्यान रखा है, हमारी पॉलिसी जो है। इसके बाद एजुकेशन के फील्ड में हमने ध्यान रखा है, जो कॉलेजेस हैं, जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर, तो उनके बारे में। फिर मैन्युफैक्चरिंग जैसा मैंने बताया उसमें हमने देखा है। फिर बाकी वेलनेस के क्षेत्र में हमने देखा, और फिर हॉस्पिटल का क्षेत्र है, जो आयुष से रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। ये 5 अलग अलग फील्ड है जो आयुष के अंदर हमने आयुष पॉलिसी के अंदर कवर किया है। लेकिन सर, एक विषय मैं आपसे समझना चाहूंगी पंकज जी। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे पिलर्स या यूं कहें कि नॉर्म्स जो कि उत्तराखंड पहले ही फर्स्ट स्टेप में ही फुलफिल करता है, जहां पर सिर्फ फिनिशिंग का काम होना है, फाइनल स्टेज तक लेकर के उसको जाना है, कई स्टेप्स तक वो आगे बढ़ा हुआ है। तो 5 साल का टारगेट क्यों सर? नहीं, पॉलिसी में क्या है कि पॉलिसी में 5 साल रखे जाते हैं, इसलिए हमने 5 साल रखा है। और उसमें हमने अपना जो हमारा स्टैंडर्ड का मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 5 साल के एंड तक उसमें हमने टारगेट किया है। जैसे हमने ये प्लान किया है कि हमारे लगभग सारे हॉस्पिटल जो है NABH हम कर देंगे। सारे हमारे जो कॉलेजेस हैं वो NAC एक्रेडिटेशन कंपलसरी हमने किया है कि उनको लेना पड़ेगा, 5 साल में ले वो। इस तरह से और चीजें हैं, जैसे वेलनेस और बाकी फील्ड में हमने रखा है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें 5 साल में होंगी, कुछ इसमें कुछ 1 साल में होंगी, कुछ 2 साल में होंगी, कुछ 3 साल में होंगी। तो मैक्सिमम जो हमारा बेनिफिट है वो निश्चित रूप से 5 साल तक लगेगा उसको करने में, क्योंकि सिस्टम चेंजेस होने में टाइम बहुत लगता है। झटके से नहीं हो सकती चीजें, अगर किसी को करना है। एक चीज और प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा सर, एक चीज और क्लेरिफाई कीजिएगा कि जब हम वेलनेस और आयुष की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं या मौजूदा जो वेलनेस सेंटर्स इस समय संचालित हो रहे हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा, या आयुष नीति और आयुष विभाग के अंतर्गत कुछ डेवलपमेंट्स अलग से हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, नेचुरली जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी उसमें शामिल होंगे,
और जो नए प्राइवेट आ रहे हैं सेक्टर के लोग भी, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी सर? नेचुरली, बिल्कुल बिल्कुल, जी। मेनली प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। ठीक है, जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंकज कुमार पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए थे, सचिव हैं आयुष के, फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको तमाम जानकारी साझा करी है। संजीव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव जी, विस्तार से हमने सारी चीजें समझ ली, लेकिन एक विषय मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। अमूमन ऐसा होता है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स और कई सारे एमओयू साइन तो होते हैं, लेकिन 5 साल पूरे होते होते उनका कहीं पता नहीं लगता कि वो चले कहाँ गए। पूजा जी, जी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो विजन है कि हमने पूरा का पूरा जितना भी हमारे निवेश आया है ग्लोबल समिट में, हमने इस पूरे निवेश को पूरी तरह से ग्राउंड करना है। उसके लिए उन्होंने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार के फाइलिंग प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो, समय जाया न जाए और 5 करोड़ से ऊपर तक ऊपर का जो भी निवेश होगा उसके लिए उन्होंने एक एक नोडल अधिकारी अभी अपॉइंट कर दिया है, जिसकी ड्यूटी होगी उन तमाम फाइलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करवाएं और उनको जो भी जिस भी तरह की आवश्यकता है, जिस भी तरह की प्रक्रिया को पूरा करने में जो भी आवश्यकता है वो उसको फुलफिल करे। तो एक पूरी तरह से क्लियर विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमने उत्तराखंड से पलायन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। हमने अपने स्थानीय युवाओं को रोजगार के माध्यम से जितने भी रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से उनको उन्नत करना है और सबकी आर्थिकी को बढ़ाना है, उत्तराखंड की आर्थिकी को सुदृढ़ करना है, अपनी स्टेट जीडीपी को डबल और डबल से भी अधिक करना है। आप चाहे आप आयुष की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करें, चाहे अपना एनर्जी सेक्टर की बात करें, जितने भी सेक्टर्स में अभी हमारे एमओयू हुए हैं, आप देखिए 3-2.5 लाख करोड़ का हमारा लक्ष्य था और बियॉन्ड लक्ष्य हम उसको भी कहीं ज्यादा पार जाते हुए 3,54,000 करोड़ का जो लक्ष्य जो हमने गेन किया है, इतने का निवेश हमारे पास आया है। तो मैं सोचता हूं तमाम जितने भी निवेशक हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो विजनरी व्यक्तित्व है उसके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी क्षमता के ठीक है, ऊपर अपना बहुत विश्वास शुक्रिया व्यक्त संजीव जी किया हमारे है। साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रदेश को आयुष प्रदेश में कन्वर्ट करना चाहती है, या यूं कहें कि स्थापित करना चाहती है, उसमें उसे सफलता मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से रुड़की के डीएवी कॉलेज की तरफ जाने वाले रोड का निर्माण किया गया, पर 2 ही दिनों के अंदर किसी अज्ञात विभाग की ओर से इसमें ड्रिलिंग का काम करते हुए पाइप डालने के लिए सड़क को खोदा जाने लगा, जिसके चलते कई समाज सेविकाओं ने इसका विरोध करते हुए जनता के पैसे की बर्बादी बताया है और कहा कि कुछ तो सड़क निर्माण में उचित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बेरीनाग में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी है। जोशी ने बताया कि देश के गांव-गांव जाकर संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास के नए आयाम भी छू रहा है। हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास देखा जा रहा है।
योजनाओं को जन जन तक जी लोगों की जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। उस संकल्प के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारी चल रही है, आज पांकू क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था माननीय विधायक जी के आदेश और निर्देश पर। उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुआ। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को, प्रत्येक गांव को भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। 1 लाख करोड़ रुपया या तो डॉक्टरों के पास जाते या दवाइयों में जाते, जो आज गरीब के जेब में रहे हैं, मध्यम वर्ग के जेब में रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जनऔषधि केंद्र खोले हैं, और मैं तो आज जो मुझे सुन रहे हैं सबसे कहता हूं, आपको दवाई खरीदनी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए। 80% डिस्काउंट है। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। आपका पैसा बचेगा। इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के जिन जिन लोगों ने जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदी है, अगर वो जन औषधि केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा जाता। इनके 25,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। अब तो सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है। बीते वर्षों में हमने उजाला योजना से देश में एलईडी बल्बों की क्रांति देखी है। इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बहनों की मुश्किलों को समझती है। उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन कार्ड दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था। इसलिए ही मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया। अब एक ही राशन कार्ड पर कोई भी परिवार, गांव हो या शहर, राशन ले सकता है। मेरे परिवारजनों, इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।